नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और हम देख रहे हैं हिंदी नेट सेट अध्ययन। इसमें हम देख रहे थे मुर्दइया आत्मकथा। और मुर्दइया आत्मकथा ने कथा में हमने यहाँ देखा था कि लेखक की जो है वह 10वीं की परीक्षा नज़दीक आई है और वह स्कूल पे रह के पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ तक हमने देखा था। और उसके बाद उनका जो 10वीं का एग्ज़ाम था, वह एग्ज़ाम चंडेसर डिग्री कॉलेज के संस्थापक या यहाँ तक हमने देखा था और इसके आगे आ भी देखेंगे। और यह सब कुछ निःशुल्क अध्ययन है। और निःशुल्क अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। हम बार बार नहीं कहते हैं सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, केवल क्लास प्रारंभ करते समय और अंतिम क्लास समाप्त होते समय 2 ही बार कहते हैं। ये 2 बार भी पहले नहीं कहते थे, लेकिन अब कहना पड़ रहा है क्योंकि बिना कहे कुछ हमारे भारत में होता नहीं है। खैर छोड़िए, हम आगे बढ़ते हैं। चंडेसर डिग्री कॉलेज के संस्थापक भी एक साधु चंद्रवली सिंह ब्रह्मचारी थे। यानी वह चंडेसर डिग्री कॉलेज के जो संस्थापक थे, चंद्रवली सिंह, यह एक ब्रह्मचारी थे। यह कॉलेज भी क्षत्रिय का बोलबाला था। यानी चंडेसर डिग्री कॉलेज में भी क्षत्रिय का बोलबाला था। यह मारपीट के लिए कुख्यात था। यानी मारपीट के लिए कुख्यात क्या था? तो चंडेसर डिग्री कॉलेज था, याद रखिए। यह कॉलेज बहुत विशाल था, जहाँ करीब दर्जन भर हाई स्कूलों के परीक्षा केंद्र हुआ करते थे। यानी बहुत सारे आसपास के जो भी 10वीं के छात्र हाई स्कूल के छात्र हैं, उनकी परीक्षा होती थी। यह कॉलेज उन दिनों चंडेसर परीक्षा केंद्र पर दलित परीक्षार्थियों में से अनेक जातीय हिंसा के शिकार हो जाते थे। यानी वहाँ पर अनेक हाई स्कूलों के 10वीं के छात्र जो है उस चंडेसर डिग्री कॉलेज में अंतिम एग्ज़ाम 10वीं की देने आते थे। और वहाँ पर जातीयता को लेकर, जातीय आधार पर जो दलित छात्र है उसके साथ बहुत सारा हिंसा की जाती थी। कॉलेज प्रशासन द्वारा ऐसी हिंसा को रोकने का कोई प्रयास नहीं किया जाता था, जिससे परीक्षा के दौरान स्थिति काफ़ी तनावपूर्ण हो जाती थी। अनेक स्कूलों से जो छात्र यहाँ परीक्षा देने आते थे, वे अपने ही स्कूल के दलित छात्रों को अकारण पीट दिया करते थे, जिसके चलते कई छात्र गंभीर चोट लग जाने के कारण परीक्षा से वंचित हो जाते थे। यानी झगड़ा हो जाता था, मारपीट हो जाती थी और वह मारपीट होने से जख्म हो जाती थी। और उस कारण जो है अनेक छात्र जो है पढ़ाई होने के बावजूद भी एग्ज़ाम नहीं दे पाते थे, क्योंकि मार लगता था। ये वो बहुत कुछ दिक्कतें होती थी। परीक्षा शुरू होने के 1 सप्ताह पूर्व चिंतामणि सिंह मुझे अपनी साइकिल पर बैठाकर चंडेसर ले गए। यानी परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व 1 सप्ताह चंडेसर डिग्री कॉलेज में लेखक को कौन ले गया? तो चिंतामणि सिंह साइकिल पर ले गया, ताकि कहीं रुकने की व्यवस्था की जा सके। वहाँ पर जाके कॉलेज के पास एक छोटा सा बाजार था, जिसमें चिंतामणि सिंह ने अपने लिए कमरा किराए पर लिया। यानी कॉलेज के पास एक छोटा सा बाजार था, वहाँ पर चिंतामणि सिंह ने खुद के लिए कमरा किराए पर लिया, जिसका पूरे 1 महीने का किराया 5 रुपया था। यानी चिंतामणि सिंह ने कितने रुपए के किराए पर एग्ज़ाम के लिए कमरा लिया था? तो 5 रुपये किराया था। चिंतामणि सिंह मुझे अपने साथ रखना चाहते थे, किंतु मकान मालिक ने उन्हें पहले ही साफ कह दिया था कि किसी चमार सियार को नहीं रहने दिया जाएगा। यानी चिंतामणि सिंह जो है वह लेखक को अपने साथ रखना चाहते थे एक कमरे में, लेकिन जो मकान मालिक ने कह दिया था कि शमार सियार यानी अन्य दलित लोगों को या दलित बच्चों को, दलित दोस्तों को तुम साथ नहीं रह सकते। मकान मालिक की यह शर्त से चिंतामणि सिंह बहुत परेशानी में पड़ गए थे। यानी बहुत परेशान हो गए, किंतु इसके निवारण का कोई अन्य उपाय नहीं था। अंततः अपने मंगरपुर वाले तांत्रिक रिश्तेदार के बड़े दीपचंद, जो चंडेसर के हाई स्कूल के छात्र थे। यानी चंडेसर डिग्री कॉलेज के पहले से ही हाई स्कूल के छात्र कौन थे? तो वह थे दीपचंद सोय। यानी दीपचंद सोय जो है वह चंडेसर डिग्री कॉलेज के छात्र थे और वो हाई स्कूल के थे। और वह कौन था? दीपचंद जो था वह चिंतामणि सिंह के मंगरपुर वाले तांत्रिक रिश्तेदार थे। 1 किलोमीटर पश्चिम घरवारे मोड़ पर एक दलित के घर में 2 अन्य छात्रों के साथ रहते थे। यानी एक दलित के घर में रहते थे दीपचंद। यह मुझे चंडेसर कॉलेज के दक्षिण में स्थित दलित बस्ती में ले गए। यानी वहाँ पर
चंडेसर डिग्री कॉलेज के जो दक्षिण दिशा में बस्ती थी, वह बस्ती दलित बस्ती थी, वहाँ पर ले गए। यह बस्ती काफ़ी विशाल यानी विशाल, जिसमें कई संपन्न परिवार रहते थे। ऐसे ही एक परिवार के मालिक थे रूपराम। वह मुफ्त में मुझे पूरी परीक्षा के दौरान अपने घर में रखने पर राजी हो गए। रूपराम परीक्षा के दौरान दलित छात्रों की समस्या से पूरी तरह परिचित थे। यानी परीक्षा के दौरान मुफ्त में लेखक को किसने कमरा दिया रहने के लिए जगह? रूपराम ने दी, और वह काफ़ी बड़े थे पैसों से। परीक्षा के दौरान दलित छात्रों की समस्या से पूरी तरह परिचित थे। कौन? रूपराम। उन्होंने बताया कि पिछले साल यानी 1963 की परीक्षा के दौरान उनकी बस्ती में रह रहे 4 परीक्षार्थियों पर रास्ते में ही उन्हीं के स्कूल के सवर्ण छात्रों ने हाकी से हमला करके बुरी हाल किया, यानी दलित छात्रों को मारा सवर्ण छात्रों ने दिया था। यद्यपि मेरी किसी से दुश्मनी नहीं थी, किंतु तत्कालीन वातावरण से मैं काफ़ी भयभीत हो गया था। रहने का इंतज़ाम हो जाने के बाद मैं चिंतामणि सिंह के साथ घर वापस चला आया। हमारी परीक्षा 4 मार्च 1964 को शुरू होने वाली थी। यानी लेखक की 10वीं की परीक्षा जो थी, वह 4 मार्च 1964 को प्रारंभ होने वाली थी। अंततः हमें 2 दिन पहले परीक्षा स्थल पर पहुंचना था, जिसके लिए मुझे पूरे 1 महीने के राशन पानी का इंतज़ाम करना था। यानी 2 दिन पहले जाना था और लेखक को पूरे महीने भर के राशन पानी का इंतज़ाम करना था, क्योंकि उस ज़माने में आज के जैसे कोई होटल, रूम, खाने पीने का प्रबंध तो हर जगह पर नहीं होगा। मेरे घर का पूरा बृहद संयुक्त परिवार मेरे खिलाफ असहयोग पर उतारू था। मेरी माँ 10-15 दिन दिन तक सुदेशर पांडे के यहाँ किए गए काम के बदले मिलने वाली बनी उन्हीं के घर छोड़ रखी थी, ताकि वह इम्तहान स्थल पर मेरे खान पान के काम आ सके। बनी में मिले जी को लाकर मेरी माँ ने जाता पे पीसकर आटा मुझे चंडेसर ले जाने के लिए दिया। साथ में कुछ मटर की दाल तथा लाटा भी था। पिताजी ने सुदेशर पांडे से 10 रुपया उधार मांगकर बाकी खर्चे के लिए दिए। यानी पिता ने 10 रुपया दिया था खर्चे के लिए। इसी पूंजी के साथ गठरी मोटरी लिए मैं जहालगंज तक पैदल जाकर वहां से 8 आना किराया देकर इक्के द्वारा 2 दिन पहले चंडेसर पहुंचा। जिस इक्के से मैं चंडेसर जा रहा था, उसका इक्कवान घोड़े को चाबुक से मारता कम, किंतु गालियाँ बहुत ज़्यादा देता था। उसके अंदर मेरे नगर चाचा की छवि एकदम साकार हो उठी। यानी जो इक्के वाला जो था, वह अपने घोड़े को मारता कम और गालियाँ ज़्यादा देता था। उस दिन करीब करीब 3 घंटे के सफ़र में वह घोड़ा सैकड़ों गालियाँ से नवाजा गया। इक्के वाले के व्यवहार से मैं सहम गया था। ऐसा लगता था कि मानो वे सारी गालियाँ मुझे पड़ रही थी। चंडेसर पहुंचने के बाद इक्का से उतरकर मैं करीब 1 किलोमीटर दक्षिण स्थित दलित बस्ती में रूपराम के घर पहुंचा। उसके घर एक अन्य स्कूल का छात्र दर्शन भी रहने आया था। यानी अन्य स्कूल का एक छात्र था, जिसका नाम क्या था? दर्शन। हम दोनों अपना खाना उनके घर के सामने ईंट के चूल्हे पर लकड़ी जलाकर बना लेते थे। 4 मार्च को अंग्रेजी की परीक्षा होने वाली थी। यानी 4 मार्च को जो पेपर प्रारंभ होने वाली थी 10वीं के, तो पहला पेपर किस विषय का था? अंग्रेजी का था, और आज भी अंग्रेजी का ही प्रथम पेपर रहता है, याद रखिए। चिंतामणि सिंह ने परीक्षा के 1 दिन पूर्व शाम को मुझे अपने निवास पर बुलाया था, ताकि वे परीक्षा की तैयारी करा सकूं। मैं निर्धारित समय पर उनके निवास पर गया तो देखा कि पहले से ही तेज बहादुर तथा मोहम्मद हनीफ वहाँ मौजूद थे, किंतु सबसे चौंकाने वाली उपस्थिति थी हीरालाल की, जो मुझे बात में गालियाँ दे पड़ते थे। मुझे देखते ही हीरालाल ने कहा, "अरे चमड़ा, त येहो आ गए।" यानी आ चमड़ा, तू यहाँ आ गया। इस पर मैंने उनसे कहा कि आप मुझसे इस तरह क्यों बात करते हैं। मेरा इतना कहना था कि हीरालाल मेरे ऊपर शेर की तरह झपट पड़े, और जब तक चिंतामणि सिंह उन्हें पकड़े तब वे तक मुझे 4 चांटे लगा चुके थे। ये वही हीरालाल थे जो मुझे बुलाने के लिए हमेशा चमड़ा चमड़ा शब्द का इस्तेमाल किया करते थे। चिंतामणि के निवास से जाने से पहले उन्होंने मुझे यह कहकर धमकाया कि देखते देखते ही तू कैसे इम्तहान देला। यानी वह
कहता है कि देखता हूँ मैं भी तू कैसे यहाँ इन परीक्षा देता है, कि वह देखते हैं। किसने कहा ये लेखक को? तो हीरालाल ने कहा, याद रखिए। हीरालाल के व्यवहार से मैं बहुत डर गया था। उस समय जातीय हिंसा के लिए खूंखार चंडेसर मेरे लिए साकार हो उठा। इस घटना से मैं इतना आहत हुआ कि चिंतामणि के लिए इम्तिहान की पूर्व संध्या पर कोई तैयारी नहीं करवा सका। बड़े दुखद मन से मैं आंसू बहाते हुए रूपराम के घर वापस आ गया। मुझे अत्यंत परेशान देखकर वे कारण पूछने लगे, यानी परेशान देखकर रूपराम जो है कारण पूछने लगे। हिचकते हुए मैंने घटना बयान कर दी। वैसा सुनते ही रूपराम उठकर खड़े हो गए और आस पड़ोस के लोगों को बुलाने लगे। वे कहते रहे कि अभी बस्ती में 10-15 आदमी लाठी भाला लेकर चलते हैं और उसका हाथ पैर तोड़कर आप वापस आ जाते हैं। बिरादरी के 51 के ई गुंडवा हर साल पीटी देले देले ए पर रोक लगे के चाहिए, यानी हर साल ऐसे ही पीटते ही इस साल रोकना चाहिए। ऐसा कहते हुए रूपराम अपने घर के अंदर चले गए और लाठी में लगे एक नुकीले भाले के साथ बाहर आ गए, यानी नुकीला भाला लेकर आ गए। उस दिन रूपराम का रूप देखने ही बनता था। वे अत्यंत उत्तेजित थे। यद्यपि वे मेरे लिए बिल्कुल नए थे, किंतु दलित समुदाय के प्रति उनकी एकजुटता बेजोड़ थी, यानी दलित समुदाय के लिए वह अच्छा काम करने वाले थे रूपराम। मैं बार बार यही सोचने लगा कि यहाँ तो रूपराम सबसे निपट लेंगे, किंतु जब वापस गांव चला जाऊंगा तो फिर क्या होगा। यानी यहाँ तो रूपराम सब कुछ देख लेंगे, लेकिन मैं यहाँ से गांव चला जाऊंगा तो तब क्या होगा मेरा। इसलिए मैंने रूपराम की जैसी तैसी शांत किया। मैंने जब जब उनसे यह कहा कि यदि हम हिंसक लपड़े में फंस गए तो शायद हाई स्कूल की परीक्षा ठीक से नहीं दे सकेंगे और सब कुछ चौपट हो जाएगा। यानी लेखक ने कहा कि यदि हम हिंसक इसमें वातावरण में आ जाएंगे तो हम ठीक तरह से परीक्षा नहीं दे पाएंगे। मेरी इस बात से सहमत होकर उन्होंने मारपीट वाला अपना इरादा छोड़ दिया। किंतु जिस दिन हमारी परीक्षा होती, रूपराम हमेशा 4-5 लटेतों के साथ हमें परीक्षा स्थल तक पहुंचा कर वापस आ जाते थे तथा 3 घंटे बाद वे पुनः परीक्षा स्थल से हमें अपने घर लाते थे। यानी लेखक को सुरक्षा कौन देता था परीक्षा स्थल तक ले जाने और वहाँ से ले आने थे? तो रूपराम और उसके साथी देते थे, याद रखिए। इस तरह चंडेसर के उस अपरिचित वातावरण में रूपराम मेरे लिए एक विश्वस्त संरक्षक सिद्ध हुए। सबसे ज़्यादा डर परीक्षा के अंतिम दिन यानी 28 मार्च को, यानी लेखक का प्रथम पेपर 10 मार्च को था और अंतिम पेपर जो था वह 28 मार्च को था, याद रखिए, 1964 में। याद रखिए 28 मार्च 1964 था, क्योंकि अंतिम दिन की परीक्षा के बाद हिंसक गतिविधियां काफ़ी बढ़ जाती थी। उस दिन हमारी अर्थशास्त्र की परीक्षा थी, यानी अंतिम पेपर लेखक का कौन सा था? अर्थशास्त्र का था। और पहला पेपर कौन सा था? तो वह पहला पेपर था अंग्रेजी का, जो दोपहर बाद होने वाली थी। पूरी परीक्षा के समय रूपराम अपने दल बल के साथ चंडेसर कॉलेज के बाहर सड़क पर विद्यमान रहे। 5 बजे परीक्षा समाप्त होती ही वे मुझे लेकर अपने घर आए। वास्तव में मैं हीरालाल के व्यवहार से मनोवैज्ञानिक स्तर पर बहुत भयभीत हो गया था। यह भय इतना ज़्यादा खतरनाक था कि मैंने डर के मारे परीक्षा के दौरान चिंतामणि सिंह के निवास पर उन्हें इम्तिहान की तैयारी में मदद करने से एकदम मना कर दिया। यानी चिंतामणि को भी पढ़ाने या जाने में या कुछ चर्चा करने के लिए मना कर दिया। इसका एक कारण यह भी था कि हीरालाल चिंतामणि सिंह के निवासी से थोड़ी दूर पर रहते थे, यानी जहाँ पर चिंतामणि सिंह रहता था वही घर मकान के थोड़ी दूर पर हीरालाल रहते थे, क्योंकि वहाँ जाएंगे तो पता चल जाएगा और फिर से झगड़ा। सबसे ज़्यादा डर इस बात का था कि यदि अपने खिलाफ जातीय हिंसा के चलते कोई पेपर छूट गया तो भविष्य की सारी योजनाएं धरी की धरी रह जाएगी। यानी क्यों नहीं जाते थे? क्योंकि कुछ हिंसा हो जाए, कुछ मारपीट हो जाए और एकांत पेपर छूट जाए तो पूरा भविष्य जो है यूं ही बिखर जाएगा। चंडेसर के 1 महीने के प्रवास के दौरान मैं गौतम बुद्ध और हीरालाल के बीच किसी सर्कल के झूला नट की तरह इधर से उधर छलांग रहा। अंतिम परीक्षा के बाद मैं गौतम बुद्ध और हीरालाल के बीच किसी सर्कस के झूला नट की तरह
इधर से उधर उछलता रहा। अंतिम परीक्षा के बाद मैं 29 मार्च 1964 को चंदेसर से अपने वापस गांव धर्मपुर लौट आया। यानी अंतिम पेपर 28 मार्च को था और वह पेपर समाप्त होने के बाद 29 मार्च यानी अगले दिन वह जो है अपने गांव धर्मपुर वापस ले आए। मैं पहली बार इतने लंबे समय तक घर से बाहर रहा। मेरी माँ और दादी मेरी अनुपस्थिति में बहुत चिंतित रही। अंत घर वापस आने पर सबसे ज़्यादा खुशी इस इम्तिहान के बाद 3 महीने की छुट्टियाँ थी। यानी सबसे ज़्यादा खुशियाँ क्या थी, तो इस महीने के बाद 3 महीने यानी पूरे 90 दिन की छुट्टियाँ थी। यानी 3 महीने की छुट्टियाँ थी। लंबे समय तक रहा, अनुपस्थिति चिंतित रही। अंत घर वापस आने पर सबसे ज़्यादा खुशी इस इम्तिहान के बाद 3 महीने की छुट्टियाँ थी। किंतु भविष्य पूर्णतः अनिश्चित। यानी 3 महीने की छुट्टियाँ थी लेकिन भविष्य अनिश्चित था। क्या निश्चित भविष्य नहीं था? बड़ी बेकरारी से परीक्षा फल का इंतजार होने लगा था, जो मध्य जून के आसपास निकलने वाला था। यानी अंतिम परीक्षा, जैसे जैसे हम नेट के परीक्षा के रिजल्ट का इंतजार कर रहे, उसी प्रकार लेखक भी 10वीं की परीक्षा का इंतजार कर रहे थे। सबसे बड़ी चिंता इस बात की थी कि 10वीं के बाद पढ़ाई की कोई आशा नहीं थी। यानी लेखक को जो है 10वीं पास करने के बाद पढ़ाई करने की, आगे की पढ़ाई करने की कोई आशा नहीं थी, गुंजाइश नहीं थी। क्योंकि हमारी करियात में कोई इंटर कॉलेज नहीं था। यानी आसपास कोई इंटर कॉलेज नहीं था, जिसका मतलब यह था कि सिर्फ चंडेसर या आजमगढ़ में टिककर पढ़ना संभव हो सकता था। यानी इंटर कॉलेज 10वीं के बाद पढ़ने के लिए कहाँ जाना पड़ता था लेखक को? चंडेसर या आजमगढ़, दोनों ही स्थानों पर डिग्री कॉलेज थे, अंततः नहीं थे इंटर कॉलेज। डिग्री कॉलेज ही बोला मैंने। कुल मिलाकर यह सब कुछ मेरे लिए असंभव था। यही चिंता मुझे खाए जा रही थी। इस लंबी छुट्टी के दौरान पिताजी ने एक बार फिर मुझे सुदेसर पांडे के खलिहान में दौरी में लगा दिया। साथ ही साथ उनका रहड़ भी हाँकना पड़ता था। बीच बीच में दलित बस्ती की आती जाती बारातों में शास्त्रार्थ के लिए मेरी खूब मांग होती रहती थी। यानी शास्त्रार्थ करने के लिए शादी ब्याह में लेखक की मांग जो थी पहले से ही थी। ऐसी ही एक बारात हमारी बस्ती से करीब 10 किलोमीटर दूर मंदे नामक गांव में गई थी। वहां मेरे चचेरे चाचा बीसू के बेटे जंगलू की शादी होने वाली थी। मजलिस के दौरान शास्त्रार्थ शुरू हो गया। यानी मजलिस के दौरान शास्त्रार्थ शुरू हो गया। घराती पक्ष ने अपने को हारता पाकर खींचवश लाठियां निकाल दिया। परिणाम स्वरूप दोनों पक्ष लड़ाई के लिए आमने सामने खड़े हो गए। मेरे गुस्सल नगर चाचा ने चिल्लाकर बारातियों से कहा कि वे घरातियों पर हमला बोल दे। अंत गोतवा मंदे गाँव वाले ने कुछ बुजुर्गों से हाथ जोड़कर सबको शांत किया, किंतु बाराती नगर चाचा के नेतृत्व में बिना खाए पिए अपने गांव वापस चल दिए। अभी हम सब मंदे गांव से बाहर पहुंचे ही थे कि घराती पक्ष के लोग दौड़ते हुए आए और बारातियों के पैरों पर गिरना शुरू कर दिए। बारात वापस लौटने पर राजी हो गई, किंतु नगर चाचा ने शर्त पेश कर दी कि घराती पक्ष सूअर भात खिलावे। यानी नगर चाचा ने क्या कहा? घराती पक्ष जो है वह, यानी जिसके घर में शादी है, वह सूअर भात खिलावे। इसी शर्त पर बारात मंदिर वापस गई और घर वालों को सूअर भात का इंतजाम करना पड़ा। उस दिन दोपहर का खाना हम सभी देर शाम को खाकर अपने गांव वापस आए थे। मंदे की घटना से गांव में मैं बहुत सम्मानित हुआ था। विशेष रूप से नग्गर चाचा खुश हुए थे, तो मुझे लगता था कि अब भविष्य में पड़ने वाली समस्या हल हो जाएगी। यानी वो प्रश्न पूछते थे तो नग्गर चाचा खुश हो जाते, तो इसके लिए लेखक को लगा कि भविष्य में पढ़ने की जो चिंता थी वह हल हो जाएगी, क्योंकि घर में उनकी ही मर्जी से सब कुछ होता था। इस बीच जिस दिन सुदेसर पांडे के यहाँ काम नहीं होता, उस दिन मैं गाय भैंसों को लेकर मुर्दहिया पर चराने जाता था। यानी जिस दिन सुदेसर पांडे के खेतों में काम नहीं होता था, उस दिन लेखक जो है मुर्दहिया पर गाय भैंसों को चराने ले जाते थे। इस तरह छुट्टियों के दिन बीतते रहे। एक ऐसा ही दिन था 27 मई, यानी एक दिन था 27 मई 1964 का। मुन्नर चाचा गांजा लेने
आमटा गए थे, यानी मुन्नर चाचा गांजा लेने कहाँ जाते थे? आमठा नामक शहर में जाते थे। वापस घर आने पर उन्होंने बस्ती में सबको बताना शुरू कर दिया कि उन्हें आमटा के ठाकुरों से पता चला कि नेहरू जी दुनिया में नहीं रहे, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई। नेहरू जी की मौत पर सबसे ज़्यादा अविश्वास मुझे हुआ। मुझे ऐसा लगता था कि नेहरू जैसा बड़ा आदमी कैसे मर सकता था। उन दिनों हमारे पूरे गांव, यहाँ तक कि आस-पास के किसी गांव में किसी के भी पास रेडियो या अ, ट्रांजिस्टर नहीं था, यानी आसपास या किसी गांव में ही रेडियो नहीं था। अखबार की कल्पना तो बिल्कुल असंभव थी। अंत सूचना का कोई माध्यम न होने से अटक यानी सूचना का कोई माध्यम नहीं था, तो अटकलबाजियों का बाजार गर्म था। किंतु शाम होते होते चारों तरफ गांवों में यह खबर फैल गई। व्यक्तिगत रूप से मैं नेहरू जी का की मृत्यु से बहुत दुखित हुआ था। उस दिन गांव के कई ब्राह्मणों ने रात का खाना नहीं खाया था। 7 साल पूर्व 1957 के आम चुनाव के दौरान कोड़ा तापते मुन्नर चाचा द्वारा नेहरू के बारे में बताई गई वे बातें वे रूस में सीखकर समूही खेती, यानी नेहरू ने समूही खेती कहाँ से सीखी थी? तो रूस में जाकर सीखी थी। चकवट बीच हाई स्कूल के परीक्षा फल के निकलने का दिन नज़दीक आ रहा था, यानी वह जो हाई स्कूल 10वीं की परीक्षा का जो परिणाम था, रिजल्ट था, वह नज़दीक आ रहा था, जिसके कारण मानसिक तनाव अपनी चरम सीमा पर था। उन दिनों परीक्षा फल देखने आजमगढ़ जाना पड़ता था, यानी परीक्षा परिणाम रिजल्ट देखने के लिए आज के जैसा ऑनलाइन नहीं था। कहीं पर भी मोबाइल निकालो और नंबर, डेट ऑफ बर्थ, एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ डालो और देखो, वैसा नहीं था। तो वहाँ पर जो है लेखक जो है रिजल्ट देखने के लिए आजमगढ़ जाना था, क्योंकि परीक्षा फल सैकड़ों पन्नों का मोटा गजट होता था, यानी आज के जैसा पीडीएफ डाउनलोड करके नहीं देख सकते थे। तो वह जो है एक बोर्ड पर लगाया जाता था बहुत सारे पन्ने, जिसके जिसमें नाम तथा रोल नंबर दोनों साथ दोनों होता था, यानी किस प्रकार नाम और रोल नंबर। ऐसा गजट शहर के कुछ अखबार विक्रेता खरीद कर अपने पास रोडवेज स्टेशन से जैसे सार्वजनिक स्थानों पर रखकर एक एक छात्र से 8 आना लेकर परीक्षा फल दिखाते थे। यानी जो वर्तमान पत्र बेचने वाले हैं, वह जो है वह गजेट खरीद कर अपने पास रखते थे, और जो पहले छात्र को वह बेचते थे कितने में बेचते थे? तो वह अखबार विक्रेता रोडवेल स्टेशन के सार्वजनिक स्थानों पर रखकर एक एक छात्र से 8 आने में बेचते थे, वो याद रखिए। और मेरे जैसे तमाम छात्र भागे भागे जहानागंज पहुँचे। वहाँ आजमगढ़ से आने वाले हर एक इक्कावास पैसेंजर से हम निराशा होती थी। इस तरह 6 जून से लेकर लगभग 2 सप्ताह तक हम प्रतिदिन जहानागंज जाते रहे। शाम तक वही रहकर पैसेंजरों से नकारात्मक उत्तर पाते, यानी पूछते थे। आज के जैसा ये नहीं था, ऑनलाइन कोई नहीं था। परीक्षा फल के इंतजार के दौरान जहानागंज के एक विचित्र साधु छात्रों के लिए सबसे बड़े आकर्षण केंद्र बन गए थे। जहानागंज बाजार तथा आजमगढ़ जाने वाली सड़क के बीच एक बागीचा था। वही एक पेड़ के नीचे साधु बाबा रहते थे। उनकी विशेषता यह थी कि वे पूर्णतः मौन व्रत थे, किंतु सबसे ज़्यादा हैरत में डालने वाली बात यह थी कि वे वर्षों से चौबीसों घंटे खड़े रहते थे, यानी वो खड़े रहने वाले थे। वे आज के जैसे फैन वाले बाबा है, उस प्रकार वो खड़े होने वाले बाबा थे। वे खड़े खड़े ही सोया करते थे। वे दो नज़दीक वाले पेड़ों में एक मोटा रस्सा बांध रखे थे। कभी कभी उसी रस्से पर अपना सिर लटका कर आराम कर लेते थे। कुछ पूछने पर वे एक स्लेट पर खरीडिया से लिखकर उत्तर देते। हमेशा खड़े रहने के कारण लड़के उन्हें खड़खड़िया बाबा कहते थे, यानी हमेशा खड़े होने के कारण लोग अन्य बच्चे उनकी क्या करते थे, लड़के खड़खड़िया बाबा कहते थे। मैं भी अन्य अन्य लड़कों के साथ खड़खड़िया बाबा के यहाँ चला जाता था और उनसे पास होने के लिए आशीर्वाद मांगता। बाबा लिखकर दिखाते कि हम पास हो जाएंगे। धीरे धीरे खड़खड़िया बाबा के यहाँ छात्रों की भारी भीड़ जमा होने लगी। अंत बाबा ने एक एक का उत्तर देने के बदले स्लेट पर यह लिखकर कि तुम सभी पास हो जाओगे, पेड़ पर टांगा दिया।
जाहिर है बाबा उत्तर लिखते लिखते ऊब गए थे। आखिरकार परीक्षा फल निकलने के एक दिन पहले जहानागंज में आजमगढ़ से लौटते हुए एक छात्र ने बताया कि कल यानी 18 जून यानी लेखक का 10वीं का रिजल्ट 18 जून 1964 को घोषित हुआ था। याद रखिए, 64 को परिणाम अवश्य ही प्रतिशत हो जाएगा। उस दिन मैं पड़ोस के गांव मठिया के कुबेर राम जो प्राइमरी स्कूल के अध्यापक थे, यानी मठिया गांव के कुबेर राम यह प्राइमरी स्कूल के अध्यापक थे, से साइकिल लेकर परीक्षा फल देखने गए। यानी परीक्षा परिणाम देखने के लिए लेखक ने किसके पास से साइकिल ली थी? जो प्राइमरी स्कूल के अध्यापक थे कुबेर राम, उनसी साइकिल लेकर वह परीक्षा फल देखने आजमगढ़ रवाना हो गए। अभी मैं चंडेसर तक पहुंचा था कि घनघोर बारिश होने लगी। चंडेसर के बारिश हिस्से में सड़क पर दोनों तरफ अनेक पीपल के बड़े बड़े पेड़ थे। मैं अ, मैं बुरी तरह भीग गया था। वही एक पीपल की घनी छाया के नीचे मैं खड़ा होकर पानी बंद होने का इंतजार करने लगा। अचानक मैंने देखा कि हमारे स्कूल के सहपाठी धर्मवीर सिंह उल्टी दिशा यानी चंडेसर से आते दिखाई दिए। मुझे देखकर मेरे पास आकर उन्होंने अपनी साइकिल रोक दी और बोल पड़े, "त कहाँ जात जात हऊ बे रे? त फर्स्ट आ गयल हवे।" यानी लेखक को फर्स्ट आने की खबर किसने बताई थी? तो कर्मवीर सिंह ने बताई थी। तो तू कहाँ जावत है रे? तुम तो फर्स्ट क्लास आ गयल हो। उन्होंने यही बताया कि चंडेसर कॉलेज के गेट पर एक आदमी 8 आना लेकर परीक्षा फल दिखा रहा है। यानी चंडेसर के जहाँ पर एग्जाम हुआ वहाँ पर एक व्यक्ति जो 8 आना लेकर लेकर परीक्षा परिणाम बता रहे, वे तृतीय श्रेणी में पास हुए थे। यानी यानी जो कर्मवीर है वह तृतीय श्रेणी में पास हुए थे। मेरे साथ कर्मवीर पुनः चंडेसर कॉलेज चल पड़े, यानी वो पुनः कॉलेज आए चंडेसर कॉलेज में। कौन? कर्मवीर। 8 आने देकर जब मैंने अपने स्कूल वाला पन्ना देखा तो सबसे ऊपर प्रथम श्रेणी की लिस्ट में मेरा अकेला नाम था। 4 लड़के द्वितीय श्रेणी में, यानी लेखक जो है प्रथम श्रेणी में पास हुआ था, यानी ए प्लस में, ए प्लस में, ए प्लस, हाँ यही ए प्लस ही। तो 4 लड़के द्वितीय श्रेणी में, यानी 4 लड़के जो है द्वितीय श्रेणी में, ये लेखक ए प्लस में आए थे और बाकी 4 लड़के जो है वह द्वितीय श्रेणी में यानी ए प्लस में, तथा 8 लड़के तृतीय श्रेणी में यानी बी प्लस इसमें पास हुए थे। यानी हमारे स्कूल के 46 लड़कों में सिर्फ 13 पास हुए थे। यानी लेखक के 10वीं के क्लास में कुल 46 छात्र थे, तो इसमें से जो है वह, अरे उसमें से जो है 13 ही पास हो गए थे। 46 में से 13 पास हो गए थे। सबसे ज़्यादा मुझे दुख हुआ था यह देखकर कि चिंतामणि सिंह फेल हो गए थे, यानी चिंतामणि सिंह जो थे फेल हो गए। हीरामन भी फेल हो गए थे, यानी हीरालाल जो था वह भी फेल हो गया था। जहाँ तक मेरी अपनी अनुभूति का सवाल था, वह खुशी से कहीं ज़्यादा आश्चर्य वाली थी। जिस परिस्थिति में मैंने इम्तहान दिया था, उससे इस तरह के परिणाम की आशा बहुत कम थी। मेरा परिणाम इसलिए भी चौंकाने वाला था क्योंकि बाबा हरिहर दास के उस स्कूल में पहले कोई भी छात्र प्रथम श्रेणी में पास नहीं होता। यानी बाबा हरिहर दास के स्कूल का छात्र आज तक प्रथम श्रेणी में कोई पास नहीं होता। लेखक पहला छात्र था। इस स्कूल की स्थापना आज़ादी के तुरंत बाद हुई। चंडेसर से परीक्षा फल देखने के बाद वापस लौटते हुए उस पीपल के पेड़ के पास पुनः रुककर मैंने उसकी जड़ों को प्रणाम किया, जिसके नीचे वीर ने सबसे पहले परिणाम सुनाया था। उस वक्त मैं बहुत अंधविश्वासी हो गया था। ऐसा लगता था कि मानो बुद्ध की तरह पीपल के नीचे मुझे भी ज्ञान प्राप्त हो गया। उस समय मैं एक अजीब अनुभूति से गुजरा था। जहानागंज पहुंचकर मैंने एक बार फिर खड़खड़िया बाबा को प्रणाम करके उन्हें बताया कि मैं प्रथम श्रेणी में पास हो गया। उन्होंने स्लेट पर लिख कर दिखाया। आगे भी जब वापस घर पहुंचकर मैंने परीक्षा फल बताया तो विशेष रूप से मेरी दादी को कुछ समझ में नहीं आया। नहीं बताया तो दादी को कुछ समझ में नहीं आया। मेरी समझ में भी कुछ नहीं आ रहा था कि दादी को कैसे समझाऊं। जब मैंने कहा कि पढ़ाई में सबसे आगे निकल गया तो वह बहुत, यानी पढ़ाई में सबसे आगे निकल गया तो वह खुश हो गई। दूसरे दिन बाबा हरिहर दास स्वयं प्रिंसिपल धर्मदेव मिश्र के साथ मेरे घर बधाई देने आ पहुँचे।
यानी दूसरे दिन जो है सो हरिहर दास बाबा जो है प्रिंसिपल धर्मदेव मिश्र के साथ लेखक के घर बधाई देने आ गए। बाबा के घर आने आने की खबर चारों तरफ फैल गई, जिसके परिणाम स्वरूप उस पूरे क्षेत्र के सवर्णों चमारों टाप का कईले की ध्वनि गूंज उठी। मेरे गांव के अनेक ब्राह्मण भी घर आकर मेरी तारीफ करते नहीं थकते थे, किंतु वे सभी पुनः यह बताना नहीं भूलते कि ज़्यादा पढ़ने से लोग पागल हो जाते थे। यानी फिर वो बताते थे कि ज़्यादा पढ़ने से लोग पागल हो जाते थे। ऐसा लगता था कि मेरे गांव के ब्राह्मण मुझे हर हाल में पागल होने से बचा लेना चाहते थे। वे यह भी कहते कि अगर जगजीवन राम को पता चल जाए कि यह लड़का प्रथम श्रेणी में पास हो गया है, तो वे 2-3 हज़ार रुपया महीने की नौकरी तुरंत दिला देंगे। यानी ब्राह्मण कहते थे कि जगजीवन राम को पता चल जाए कि यह लड़का जो है प्रथम श्रेणी में पास हो गया है, तो वह 2-3 हज़ार की उसको नौकरी तीर दिलाएंगे। ब्राह्मणों के साथ साथ घर वाले भी मुझे पागल होने से बचाने पर एकदम उतारू थे। ऊपर से 2-3 हज़ार रुपये की नौकरी की महत्वाकांक्षा से पूरा घर बेकरार हो गया था। यानी ऐसा ही होता है कि तुरंत शिक्षा समाप्त हो या तुरंत नौकरी में लग जाए, ऐसा सभी कहते हैं, लेकिन आगे क्या है ये कुछ नहीं दिखता। प्रथम श्रेणी में मेरा पास होना ही मेरे लिए नई दुर्गति लेकर आ गया। यानी लेखक को प्रथम श्रेणी में पास होना ही एक बड़ा संकट दिखने लगा बाद में। 1964 में तो केंद्रीय मंत्रियों का भी वेतन 2-3 हज़ार रुपया नहीं होता था। यानी 1964 में जो केंद्रीय मंत्री है उनका भी 2-3 हज़ार वेतन नहीं होता था, तो लेखक को 2-3 हज़ार की नौकरी कौन देगा। किंतु मेरे गांव के ब्राह्मणों ने यह विशेष नया वेतनमान मेरे लिए न जाने कहाँ से निर्धारित रखा था। यानी केंद्रीय मंत्री को नहीं था उतना वेतन, तो लेखक को कहाँ से आएगा, ये तो नया लड़का है। ब्राह्मणों की बातों से मेरे घर वाले पूरी तरह आश्वस्त हो गए थे। अंत आगे की पढ़ाई का रास्ता एकदम असंभव हो गया। कुल मिलाकर मेरे गृह त्याग की भूमिका बिल्कुल परिपक्व हो चुकी थी। यानी लेखक ने ठान लिया कि अब घर से ही भाग जाना है। बोध गया से लेकर मुर्दहिया तक, चंडेसर तक के वे तमाम पीपल के पेड़ मेरी कल्पना में घूमने लगे थे। मन में यह विचार भी उठता था कि दादी द्वारा भरूकी में भरकर 34 बिस्टोरिया गड़े चांदी के सिक्के। यानी फिर से यहाँ पर जिक्र आया है लेखक के दादी के पास बिस्टोरिया के कितने सिक्के थे, तो 34 सिक्के थे और भरूकी में रखकर वो गाड़े गए थे। विक्टोरिया के गड़े चांदी के सिक्कों को चुराकर घर से भाग जाओ, किंतु तुरंत यह सोचकर सहम जाता था कि ऐसा करना दादी के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात होगा। वैसे मांगने पर दादी उन सिक्कों को मुझे अवश्य दे देती, किंतु घर से कभी भागने नहीं देती, क्योंकि उसका सबसे बड़ा हथियार था रो रो कर प्रेम प्रदर्शन। इस तरह मेरे सामने सारे रास्ते बंद नजर आते थे। मेरे लिए सबसे ज़्यादा दुख की बात यह थी कि चिंतामणि फेल हो गए थे। यानी लेखक को दुख की बात क्या थी, तो चिंतामणि फेल हो गए थे। अन्यथा उन्होंने मुझसे बहुत पहले कहा था कि हाई स्कूल पास करने के बाद हम एक ही कॉलेज में आजमगढ़ जाकर पढ़ेंगे, साथ ही रहेंगे। उनका यह भी कहना था कि वे अपने घर से हर माह 10-20 किलो चावल दाल आदि लाया करेंगे, जिससे हम दोनों के खाने पीने की व्यवस्था हो जाएगी। यानी चिंतामणि सिंह ने कहा था कि जब हम हाई स्कूल 10वीं पास हो जाएंगे, तो अगर हम आजमगढ़ में एक ही कॉलेज में पढ़ेंगे और खाने के लिए 10-20 किलो चावल और दाल जो है मैं लेके आऊँगा, तो वो और एक साथ रहेंगे, ऐसा कहा था। इसके बदले वे चाहते थे कि मैं उन्हें पढ़ाई में सहायता करता रहूं, किंतु उनके फेल होने के साथ ही ये सारी योजनाएं धरा अम, धरा धराशायी हो गई। यानी वे फेल हो गए और ये योजना भी असफल हो गई। मैं घबराकर एक दिन के लिए अपने ननिहाल तरवा चला गया। यानी लेखक घबरा गया और वो लेखक का ननिहाल तरवा गांव में था, याद रखिए। मेरे चचेरे मामा राम खिलावन राम आजमगढ़ के प्रसिद्ध डीएबी कॉलेज में बीए प्रथम वर्ष में छात्र थे। यानी लेखक के जो चचेरे मामा थे उनका नाम क्या था, खिलावन राम। वह आजमगढ़ के प्रसिद्ध कॉलेज डीएबी कॉलेज डीएवी 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 कॉलेज में बीए प्रथम वर्ष के छात्र थे। उन्होंने मुझसे कहा कि डीएवी कॉलेज में 11वें दर्जे में सिर्फ प्रथम श्रेणी के छात्रों को ही दाखिला दिया जाता है। यानी खिलावन राम ने कहा कि डीएवी कॉलेज में
केवल प्रथम श्रेणी के छात्रों को ही दाखिला दिया जाता है 11वीं में, और हर दलित छात्रों को सरकार की तरफ से 27 रुपया महीना वजीफा मिलता है, यानी 27 रुपये स्कॉलरशिप भी मिलती है कहाँ, जिससे पढ़ाई का खर्चा चल जाता है। उन्होंने यह भी बताया कि आजमगढ़ के मात मातबरगंज मोहल्ले में लाला डिग्गी के पास एक सरकारी हॉस्टल है, जिसमें दलित लड़कों को मुफ्त में रहने दिया जाता है। यानी स्कूल के उस कॉलेज के पास ही अ, मातबरगंज के मोहल्ले में एक लाला डिग्गी के पास सरकारी हॉस्टल है, और वहाँ पर दलित छात्रों को मुफ्त में निःशुल्क रहने के लिए कहा दिया जाता है। राम खिलावन मामा उसी हॉस्टल में सोए रहते थे। उसके द्वारा दी गई यह जानकारी मेरे लिए युगांतकारी सिद्ध हुई। उन्होंने मुझे 1 जुलाई 1961 को आजमगढ़ आकर उसी हॉस्टल में मिलने के लिए कहा। यानी वह राम खिलावन मामा ने कहा कि मुझे 1 जुलाई 1961 को आकर उसी आजमगढ़ के हॉस्टल में आकर मिलना। सबसे बड़ा संकट यह था कि उन दिनों जो वजीफा मिलता था वह कम से कम 6 महीने बाद, यानी 6 महीने बाद एक बार मिलता था। अंत शुरू के 6 महीने का खर्च स्वयं उठाना था। इस बीच एक बार फिर संकट मोचन के रूप में मेरे सामने वही हिंदी अध्यापक सुग्रीव सिंह प्रस्तुत हुए। यानी अब फिर से लेखक के सामने वही सुग्रीव सिंह जो है मदद करने के लिए आए। उन्होंने मुझे फिर 30 में मैंने किसी को कुछ बताया नहीं, यानी फिर उन्होंने दिए 30 रुपये दिए और कुछ नहीं बताया। 30 जून 1964 की सुबह होते ही मेरा मस्तिष्क विभिन्न विचारों के जुलूस से उठा। ग्रह त्याग की इच्छा अपनी चरम सीमा थी। भविष्य में ज्ञान हासिल करने की कल्पना और मोहमयी ग्रामीण रिश्तों के बीच में बुरी तरह उलझन रह गया था। उस दिन मैं निरुद्देश अपने गांव के तीनों मोहल्लों को जोड़ने वाली पगडंडियों के आर पार गया और लौटकर वापस आया। इस दौरान ग्रामीण देवी चमरिया माई, ग्राम देवता डीह बाबा, यानी फिर से याद रखिए, ग्रामीण देवी कौन सी थी? चमरिया माई, और देवता कौन थे? तो डीह बाबा थे, याद रखिए। तथा ब्राह्मणों के देवता बरम बाबा, यानी ब्राह्मणों के देवता कौन थे? बरम बाबा, और दलितों के देवता चमरिया देवी और डीह बाबा थे। सबके सामने शीश नवाकर मैंने मनोतियों को की भरमार कर दी थी। उन दिनों हमारे गांव में बृहस्पतिवार तथा शनिवार को कहीं जाना होता तो लोग उसे दिशाशूल कहकर अशुभ मानते थे। यानी बृहस्पतिवार यानी गुरुवार और शनिवार को बाहर जाते तो लोग उसको अपशकुन मानते थे, अशुभ मानते थे। अंत दिशाशूल मिटाने के लिए एक दिन पीछे वाली शाम को गमछे में थोड़ा सा सत्तू लेकर लोग गंतव्य मार्ग में किसी पेड़ की डाली से लटका देते थे। फिर दूसरे दिन उसी सत्तू को लेकर लोग अपनी राह चल लेते थे। इस दिशाशूल को मिटाने के लिए मैंने भी इस टोटके का लोग यानी इसी टोटके का सहारा लिया। मेरी माँ के पास एक छोटा सा बहुत पुराना बक्सा था, जिसे वह अपनी शादी के बाद तरवा गांव से ले आई थी। इस बक्से को वह हमेशा अपनी खटिया के नीचे रखती थी। यद्यपि उसमें कोई सामान नहीं होता था। घर से भागने की पूर्व संध्या में मैंने रसोई के अंदर गगरी में रखे सत्तू में से 2 मुट्ठी निकालकर चुपके से एक चितड़े में बांध कर माँ के बक्से में रख दिया था। यानी कि 2 मुट्ठी सत्तू ही लिया था घर से। अंधेरा होते ही उस बक्से को सबकी नज़र से बचाते हुए ले जाकर नटनिया की झोपड़ी में यह कहकर रख दिया कि कल बहरलगंज बाजार से कुछ की चोरी मैंने इसलिए की थी कि ताकि घर से भागने के बाद मैं उसमें आटा, दाल आदि खाद्य सामग्री रख सकूं। दूसरे दिन 1 जुलाई 1964 की सुबह, यानी दूसरे दिन 1 जुलाई 1964 की सुबह हमेशा की तरह उस भैंसौर यानी भैंस बांधने वाला कमरा, भैंसौर में सोकर उठने के बाद मैंने गीता के 5 श्लोक पढ़े। यानी उठने के बाद 5 श्लोक पढ़े और कलकत्ता से भंडारी चाचा द्वारा लाए गए रामचरितमानस को लेकर घर वालों की नज़र से बचते हुए नटिनिया की, यानी लेखक घर से जाते हुए कौन सी किताब साथ में लेकर गए? जो भंडारी चाचा ने लाया हुआ रामचरितमानस था, वह किताब साथ लेकर गए और नटिनिया की झोपड़ी पहुंच गया। वहां रखे बक्से में रामचरितमानस, गीता तथा हाई स्कूल की मार्कशीट को मैंने
बंद कर दिया। यानी कौन कौन सी किताबें साथ में ली? रामचरितमानस लिया, रामचरितमानस और गीता, यह दो किताबें लेखक ने साथ ली। और हाई स्कूल की मार्कशीट, यानी लेखक ने घर जाते समय क्या क्या साथ में लिया, पूछा जा सकता है। रामचरितमानस किसको? भंडारी चाचा ने दिया था। और गीता मार्कशीट, और वो बक्सा उस बक्से में रखकर ले गए। उसमें 2 मुट्ठी सत्तू तो पहले से ही था, यानी 2 मुट्ठी सत्तू, ये भी बात याद रखिए। इन्हीं चोरी के सामानों के साथ बक्से को कांक में दबाए मैं आजमगढ़ की ओर चल पड़ा। अभी मैं मुश्किल से 50 कदम मुर्दहिया के बाएं वाली पगडंडी पर चला था कि पीछे से दौड़ते हुए नटनिया ने आवाज़ दी, ओहर कहवा जात जात हयू वे रे बाबू, यानी उधर किधर जाते? तहे बहरलगंज जाए खातिर टोटका कहेल रहले। जाहिर है बहरलगंज जाने के लिए मुर्दहिया के दाएं वाली पगडंडी का सहारा लेना पड़ता था। यानी बहरलगंज जाने के लिए मुर्दहिया से दाएं तरफ जाना पड़ता था। जब मैंने कहा कि जहानागंज के बाजार से सामान लाना है तो उसे एकदम विश्वास नहीं हुआ। वैसे मेरे पूरे गांव वालों को आभास हो चुका था कि अब मैं वहां ठहरने वाला नहीं था। अंतर नटनिया को भी ऐसा लगा कि मैं गांव छोड़कर भाग रहा था। इसलिए उसने कई बार इस बात को दोहराया कि अब 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 लौटी के ना आवे का रे बाबू, यानी अब तुम वापस नहीं आओगे क्या? वह मुझे बातों में जितना उलझाती जाती मैं उतना ही डरता जाता, क्योंकि आशंका थी कि किसी घर वाले ने देख लिया तो शायद भाग नहीं पाऊंगा। देर हो रही है ऐसा कहकर मैं तेजी से आगे चल पड़ता। क्षण भर के लिए नटनिया वही खड़ी रहती और शायद मेरे द्वारा पढ़ाई गई अंग्रेजी वह भूल गई थी, इसलिए बोल पड़ी, पिपरा के पिपरा के गिधवा पिपरा पिपरा पे गिधवा बैठल हवे। उसके द्वारा बने गए इस वाक्य ने मुझे एकाएक विचलित कर दिया था। गिद्ध हमारी मुर्दहिया की अमूल्य विधि थी। यानी मुर्दहिया की अमूल्य विधि क्या थी? तो गिद्ध थी। किसी जीव का प्राण चाहे जैसे निकले, उनके संपूर्ण अस्तित्व को हमेशा के लिए मिटा देने की क्षमता तो सिर्फ इन्हीं गिद्धों में थी। यानी कोई भी जानवर मरे और उस मरे हुए जानवर का अस्तित्व मिटाने का सामर्थ्य उस गिद्धों में था। उस जंगल में जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, मुर्दहिया पीछे छूट जा रही थी और साथ ही छूट रहे थे इस प्रिय स्थली के अनगिनत यादों के ढेर। गौतम बुद्ध के लिए जो स्थान था अम्रपाली का, संभवतः वही स्थान मेरे लिए नटनिया का। यानी गौतम बुद्ध के लिए जो स्थान अम्रपाली का था, वही स्थान लेखक के जीवन में नटनिया का था। इन सब के बीच मेरे मस्तिष्क पर हावी हो गई मेरी अशगुन वाली छाया। चेचक से जिस दाई आंख की रोशनी चली गई, यानी लेखक की दाई आंख की रोशनी चली गई थी, याद रखिए। कारण लोग मुझे देखकर रास्ता बदल लेते थे, उससे भी उतनी ही जलधारा फूट पड़ती थी। जितनी की रोशनी वाली आंख से जंगल की निर्जनता का फायदा उठाकर मैं बेधड़क रुदन प्रक्रिया का शिकार हो गया। इस दौर से गुजरता हुआ जब मैं गांव की सीवान भरैया की झील के पास पहुंचा तो एकाएक इच्छा हुई कि गांव के जोगी बाबा का आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ूं। अंत उस घने जंगल में स्थित झोपड़ी की तरफ मुड़ गया। काक में दबा बक्सा काक यानी बगल में तो मेरे सिर पर चढ़ चुका था। ऐसी आदर्श स्थिति में याद आते हैं सदाबहार क्रांतिकारी चे गुआरा, जो मास्को से डॉक्टर की पढ़ाई पूरी करने वाले क्रांतिकारी बने थे। क्यूबा की क्रांति के बाद जब वे फिडेल कास्त्रो का मंत्रिमंडल छोड़कर लैटिन अमेरिका के अन्य हिस्सों में क्रांति के उद्देश्य से चुपके से भागे रहे थे, तो उन्होंने अपनी डायरी में लिखा था, मेरे पैरों के पास 2 बक्से थे, एक में दवाइयाँ भरी पड़ी थी और दूसरे में हथियार। यानी जो क्रांतिकारी थे उन्होंने एक में दवाइयाँ और दूसरे में हथियार पड़े थे। मैंने फासलों के बीच से जंगल के लिए रवाना हो गया। खैर उस समय मेरे अंदर
न तो चे कुआरा जैसे विचार थे, न बक्से में हथियार। इस बीच जब मैंने जोगी बाबा को उनकी झोपड़ी के पास खड़ा देखा तो उनके पैर पर गिरने से पहले मेरे मुंह से निकल पड़ा, बाबा। इसके बाद जोगी बाबा ने कहा, यानी जोगी बाबा कहने लगे, जैसन कहत बाड़ा बाबा वैसन जईबा काशी काबा, बड़ सत्सतिया सहबा रामा। यह कहते हैं बड़ सत्सतिया सहबा रामा। तो यहाँ पर जो है यह छठवां भाग समाप्त होता है और यहाँ से आजमगढ़ में फाफा खासी, यह जो है इस आत्मकथा का अंतिम और 7वां भाग है। और यह भाग हम बाद में देखते हैं, बाद में यानी हो सके तो हम आज शाम तक इस आत्मकथा को समाप्त करने का प्रयास करेंगे और ये 2 वीडियो में ये समाप्त हो सकता है। तो आज के लिए अभी के लिए इतना ही और रुकते हैं। धन्यवाद।